Hello everyone, welcome to Olive Board. In this video we are going to discuss about the integrated ombudsman scheme पे जो report आई है 2023-2024 की, right? So we'll be discussing about that report in detail in this video. Before starting today's lecture, I would like to tell you about an amazing webinar जो होने वाला है live. यहाँ पे आपको AIR1 खुद एक 6 month strategy पे guide करेंगे, right? For your RBI Grade B 2025 preparation. सो द एजेंडा विल बी कि आप फेज 2 और फेज 1 दोनों को साथ में कैसे बैलेंस करोगे, जीए के अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अप्रोच टू ESI एंड FM एंड द नेक्स्ट मंथ्स 6 मंथ्स का प्लान आपको यहाँ पे मिलेगा. और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप उनसे वो भी क्लियर कर सकते हैं. सो प्लीज रजिस्टर फॉर दिस वर्कशॉप ऑन 8 फरवरी 4 PM, राइट. यहाँ पे आप अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और एक स्ट्रैटेजी उनसे ले सकते हो. सो ये जो ओम्बड्समैन का रिपोर्ट आया है, राइट, ये कौन सा डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है? सबसे पहले तो कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट RBI का यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जो आपको पता होना चाहिए, राइट. इस पे डायरेक्टली भी क्वेश्चन बन सकता है. अभी इसके अंदर अगर हम समरी पॉइंटर्स की बात करें, राइट, सो जो ओम्बड्समैन है, राइट, वहां पे एक्टिविटीज ऑफ द 24 ऑफिस ऑफ द RBI ओम्बड्समैन, यहाँ पे हम उनको क्या बोलते हैं? ORBIO बोलते हैं, राइट. This is nothing but the office of RBI's ombudsman. यहाँ 24 ऑफिसेज वहाँ पे इंडिया के अंदर है, 24 ऑफिसेज है. तो ये पहली चीज जो आपको याद रखनी चाहिए. सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर भी बने हुए हैं, CRPC बोलते हैं हम इनको, ओके. तो आप ये चंडीगढ़ में अगर आप कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन भेज रहे हो, राइट, जो पोर्टल पे नहीं है डायरेक्टली है, तो यहाँ पे जाएगी सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर पे. फिर उसके बाद वो आपस में प्रोसेस करते हैं कि कौन से ऑफिस में जाने चाहिए ओम्बड्समैन के, ऐसे काम करता है. एंड द कॉन्टैक्ट सेंटर भी बना हुआ है जिसको हम CC बोलते हैं. तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो आपको पता होने चाहिए. कॉन्टैक्ट सेंटर कुछ नहीं, एक कॉल सेंटर की तरह काम करता है. जैसे अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपकी जो कंप्लेंट है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कॉन्टैक्ट सेंटर में कॉल करके पूछ सकते हो, उसका स्टेटस ले सकते हो. अगर आपको नहीं पता कैसे कंप्लेन करवानी है तो भी आप कॉन्टैक्ट सेंटर का यूज करके पता कर सकते हो. उसके बाद कौन कौन इस स्कीम के अंदर कवर्ड है, कौन सी रेगुलेटेड एंटिटीज इस स्कीम के अंदर कवर्ड है, उसकी बात कर लेते हैं. तो कमर्शियल बैंक्स हो गए, वैसे देखो ऑलमोस्ट सभी यहाँ पे कवर्ड हो रहे हैं, आप देख सकते हो. कमर्शियल बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, राइट, विद द डिपॉजिट साइज ऑफ 50 करोड़ एटलीस्ट एंड अबव. उसके बाद NBFCs भी आ गई यहाँ पे, राइट, वो डिपॉजिट टेकिंग हो या फिर हैव कस्टमर इंटरफेस विद एन असेट साइज ऑफ 100 करोड़ एंड अबव, तो 100 करोड़ से ऊपर वाले भी यहाँ पे फॉल करने लग गए. पेमेंट सिस्टम के जितने पार्टिसिपेंट्स हो गए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन यानी कि CICs हो गए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ये सब इसके अंदर फॉल कर रहे हैं. ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी कवर्ड है. अगर आपको यहाँ से कोई भी इशू हो रहा है, इन रेगुलेटेड इन RE से अगर आपको कोई इशू हो रहा है, तो एक प्रोसेस होता है. देखो, सबसे पहले तो आप उस कंसर्न बैंक को अप्रोच करोगे, उस कंसर्न NBFC को अप्रोच करोगे, राइट. अगर 30 दिन के अंदर अंदर विद इन 30 डेज वो नहीं रिजॉल्व कर पाते हैं तो फिर आप ओम्बड्समैन को कंप्लेन यहां पे कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो आपके रेजोल्यूशन की. रिसीट एंड डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स अंडर द RBI iOS 2021 फ्रेमवर्क. हम बात करेंगे 23-24 के डेटा की, जो इस रिपोर्ट ने पब्लिश किया था, राइट. अभी डेटा के अंदर आपको सारे नंबर्स याद होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको की नंबर्स पता होने चाहिए. उसके अंदर से भी रिलेटिव नंबर्स की जगह, सॉरी, एब्सोल्यूट नंबर की जगह आप रिलेटिव नंबर याद करोगे तो ज्यादा बेटर है. अभी एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है? परसेंटेजेस सारे रिलेटिव नंबर होते हैं, ओके. तो आप एब्सोल्यूट नंबर की जगह परसेंटेजेस भी याद कर लोगे, ब्रॉड ट्रेंड्स भी पढ़ लोगे तो भी बहुत है. बिल्कुल घुस के इस रिपोर्ट को हमको नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है. प्लस उतने ही नंबर याद करने हैं जितने हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो सकते हैं. जो की स्टैटिस्टिक्स है हमको सिर्फ वही याद करनी है, ओके. सारे नंबर लेके नहीं बैठ जाना कि आज तो सारे नंबर याद कर लूंगा. जैसे आप यहां देख सकते हो कितनी कंप्लेंट्स आई, तो 9,34,355 कंप्लेंट्स आई. अभी ये नंबर आपको याद नहीं करना है, एक ब्रॉड पता होना चाहिए कि ठीक है 9 लाख प्लस कंप्लेंट्स आई है. वर रिसीव्ड इन द ORBIO एंड CRPC. तो ORBIO और CRPC इन दोनों को मिला के 9 लाख प्लस कंप्लेंट्स आई है बिटवीन अप्रैल 2023 टू मार्च 2024.
2023-2024 वाले फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। इंक्रीज कितना हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे? तो 32.81% का इंक्रीज हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए कि 32.81% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मतलब 22-23 ईयर के कंपैरिजन में इस साल 23-24 में 32% और ज्यादा कंप्लेन बढ़ चुकी है, राइट। अच्छा, इसका बाइफरकेशन भी यहां पे गिवन है, देखो आप ये फाइनेंशियल ईयर देख सकते हो। तो एप्लीकेशंस जो डायरेक्ट ORBIO के ऑफिस में आई है ये क्लोज टू 3 लाख है। जो CRPC के अंदर आई है दैट इज 6,40,000। टोटल इनका हो जाता है 9,34,000। परसेंटेज में भी आप देख सकते हो 68% एप्लीकेशंस CRPC के पास आई है और 31% ORBOI के पास आई है। ये इसके ब्रॉड ट्रेंड्स है। अभी मोड ऑफ रिसीट ऑफ कंप्लेंट्स की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो जो ब्लू डेटा है वो आपका 23-24 का है, राइट। तो ऑनलाइन कंप्लेंट से 65% आई है, या तो डायरेक्ट कंप्लेंट पोर्टल से आई हो या फिर ऑनलाइन मेथड से आई हो, दैट इज 65+%। ईमेल से 23% आई है और फिजिकल लेटर भी आए हैं 11% के। ब्रॉड ट्रेंड में देखने को मिल रहा है कि ऑनलाइन कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू अदर वेज। पॉपुलेशन ग्रुप वाइज रिसीट ऑफ कंप्लेंट्स एट ORBIO। सो मेट्रो से यहां पे काफी सारी कंप्लेंट्स आती है, अर्बन से और सेमी अर्बन और रूरल से उसके कंपैरिजन में काफी सही है। ऑब्वियस सी बात है, वहां मेजर पॉपुलेशन रहती है। सो आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स दैट आर रिसीव्ड 88.77% वर रिसीव थ्रू डिजिटल मोड्स। तो डिजिटल मोड की बात करें तो उसके अंदर आपका ऑनलाइन मोड भी आ गया पोर्टल के थ्रू, प्लस आपका ईमेल भी आ गया। तो इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करोगे तो आपका 88.77% बन जाएगा। तो मतलब 88.77% की जो एप्लीकेशंस है वो कहां से आई है? ऑनलाइन मोड से आई है, ओके। सो इसके बाद एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी बना हुआ है, राइट। एक पोर्टल जिसको मैं बोल रहा हूँ वो CMS है, जिसको हम बोलते हैं कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और ईमेल से आई है। तो उन सबको आप टोटल करोगे तो दैट विल कम टू 88.77%। ये फिगर आपको पता होना चाहिए। द शेयर ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स इन द टोटल कंप्लेंट्स वाज द हाईएस्ट। मान लो 100 कंप्लेन आई, उसके अंदर से 87+% कहां से आ रही है? सिर्फ इंडिविजुअल्स के थ्रू आ रही है, राइट। तो यहां पे इंडिविजुअल्स ड्राइव कर रहे हैं मेजर सारी कंप्लेंट्स को। मैं बोलूंगा मेजर शेयर इंडिविजुअल्स का हो रहा है सारी कंप्लेन के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज अगेन अ ब्रॉड ट्रेंड। लोन्स एंड एडवांसेस फॉर्म द लार्जेस्ट कैटेगरी। अभी कैटेगरी होती है ना कंप्लेन की भी, कि किस वजह से आ रही है? जनरल सर्विसेज की वजह से आ रही है, लोन्स एंड एडवांसेस की वजह से आ रही है। तो लोन्स एंड एडवांसेस मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सारी जो कंप्लेन्स है उसके अंदर से 29% तो सिर्फ लोन्स एंड एडवांसेस की आ रही है। यहां पे आप देख सकते हो, अगर हम कंप्लेंट टाइप वाइज की बात करें तो इंडिविजुअल का शेयर सबसे बड़ा आ रहा है 87% से भी ज्यादा। और भी दूसरी है जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गई, कंपनी हो गई, ट्रस्ट हो गया, एसोसिएशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनका बहुत ही कम, यहाँ पे 2-3% के अंदर, 1% के अंदर के फिगर्स हैं। मेजर यहाँ पे कौन ड्राइव कर रहे हैं? इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन ड्राइव कर रहा है डेटा को, ओके। उसके बाद अगर बात करें रेगुलेटेड एंटिटी ग्रुप वाइज शेयर कंप्लेंट्स, तो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स यहाँ पे देखी गई है 38% की। प्राइवेट सेक्टर भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है 34% पे, राइट। तो ये दोनों क्लोज ही है। हाईएस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक है। रेस्ट आप देख सकते हो छोटे मोटे शेयर है। एनबीएफसीज का भी 14% यहाँ पे शेयर दिख रहा है, ओके। सो कंप्लेंट्स अगेंस्ट द बैंक फॉर्म द लार्जेस्ट पोर्शन। बैंक का जो पोर्शन हो रहा है वो सबसे ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, अकाउंटिंग फॉर 82.28% ऑफ द कंप्लेंट्स रिसीव्ड, राइट। जो जितनी कंप्लेन आई है उसमें से 82.28% तो यहाँ पे बैंक्स की हो रही है। तो बैंक्स के अंदर तो आपको सबको मिलाना पड़ेगा। एनबीएफसीज का भी अच्छा खासा शेयर है 14.53% का। कहां से कंप्लेन आ रही है, क्या कैटेगरी है? लोन्स एंड एडवांसेस, मोबाइल बैंकिंग, हो सकता है किसी को नेट बैंकिंग में दिक्कत आ रही हो सकता है किसी को क्रेडिट कार्ड में, एटीएम कार्ड में दिक्कत आ रही हो, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, बैंक के पास। तो यहां पे लोन्स एंड एडवांसेस का जो प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, उसके अंदर सबसे ज्यादा कंप्लेन्स आई है 29% की। फिर उसके बाद मोबाइल बैंकिंग में आई है, और फिर जो आपका नॉर्मल ऑपरेशनल अकाउंट होता है। बेसिकली आपको अगर हाईएस्ट वाला याद होगा तो दैट विल बी इनफ।
हर चीज को बहुत डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, राइट। एक आध मार्क का क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन के अंदर, मेजर नंबर्स पे बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ने की नीड नहीं है, ऐसे तो फिर बहुत सारी चीजें पढ़ने को, राइट। मेजर आपको चीजें पता होनी चाहिए, रिपोर्ट के की हाइलाइट्स आपको पता होने चाहिए। सो डिस्पोजल रेट, मान लो कोई कंप्लेन आई और उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया, सो दैट्स अ डिस्पोजल रेट। 95.10% का डिस्पोजल रेट है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, राइट। तो जितनी कंप्लेन आई है उसमें से 95.10% की कंप्लेन यहाँ पे रिजॉल्व हो चुकी है, ओके। डिस्पोजल एंड पेंडेंसी पोजीशन एट द ORBOI, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिसीव्ड कितनी हुई थी, 2,93,000। हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं क्योंकि ये रिपोर्ट उससे ही रिलेटेड है। पिछले साल भी कुछ चल रही थी एंड ऑल, और ऐसे करते करते जो हमने डिस्पोज करी, टोटल कंप्लेन का जो हमने डिस्पोज कर दिया उसको 95% का डिस्पोजल रेट यहाँ पे देखा गया है, 95.10% का, ओके। इधर आप ट्रेंड भी देख सकते हो इस चीज का। अच्छा, अभी दो कंप्लेंट्स होती है, मेंटेनेबल कंप्लेंट्स और नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट्स। ऐसा थोड़ी कि कोई अगर एक कंप्लेन आती है, राइट, तो सारी की सारी एक्सेप्ट हो जाएंगी। जो एक्सेप्ट हो जाएंगी उनको हम बोलते हैं मेंटेनेबल कंप्लेंट। जो एक्सेप्ट ही नहीं होगी, अरे कंप्लेन ही गलत है, जबरदस्ती ही कंप्लेन है, एक्सेप्टेबल ही नहीं है, वो नॉन मेंटेनेबल कंप्लेन होती है, राइट। जैसे फर्स्ट रिसॉर्ट कंप्लेन, अभी होता क्या है ना, ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले तो कंसर्न बैंक या NBFC के पास जाओगे, राइट, उनको राइटिंग में दोगे कि आपको ये इशू फेस करना पड़ रहा है, और अगर विद इन 30 डेज उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं होता है तो फिर आप क्या करोगे, ओम्बड्समैन के पास जाओगे क्योंकि वही आपके प्रॉब्लम सॉल्वर है, ओके। अभी कुछ लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट जो कस्टमर है वो डायरेक्टली यहाँ पे ओम्बड्समैन के पास चले जाते हैं, और ऐसे 29.58% लोग हैं जो डायरेक्टली चले जाते हैं। अरे भाई प्रोसेस बना हुआ है ऑलरेडी, पहले एक चांस तो दो बैंक को सॉल्व करने का, राइट। डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास जाकर थोड़ी कंप्लेन करोगे। अगर आपको क्लास में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पहले क्लास टीचर के पास जाओगे या फिर डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाओगे। उसी तरह से इफ यू आर अ कस्टमर, यू आइडियली शुड गो टू बैंक फर्स्ट, उनको अपना कंप्लेन बताओ विद इन 30 डेज। अगर वो नहीं रिजॉल्व कर पाते हैं तो फिर आपको ओम्बड्समैन के पास जाना है, दैट इज द लॉ, राइट। फिर भी 29.58% लोग डायरेक्ट चले गए हैं, तो ये इनवैलिड कंप्लेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट। ये ऐसी कंप्लेंट है जो मेंटेनेबल ही नहीं है, राइट, क्योंकि डायरेक्टली आपको नहीं अप्रोच करना चाहिए था, आपको पहले बैंक के पास जाना चाहिए था। तो यहाँ पूरी कैटेगरी बनी हुई है, उसके अंदर से हाईएस्ट जो है वो क्या है, 29.58%, जो डायरेक्टली ओम्बड्समैन के पास चले गए रादर देन गोइंग इट थ्रू बैंक। सो दिस इज नॉट मेंटेनेबल एट ऑल। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे कंप्लेंट ऑलरेडी पेंडिंग है, जो ऑलरेडी पेंडिंग है फिर से कंप्लेन कर दी, ऐसी 25% केस है, ओके। तो ये सब आपको ब्रॉडली पता होना चाहिए कि इसको ड्राइव कौन कर रहा है एक्चुअली में। तो इसको ड्राइव कौन कर रहा है, फर्स्ट रिजॉर्ट कंप्लेंट ड्राइव कर रहा है, राइट। मेजर चीजें पता होनी चाहिए रिपोर्ट की। मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ मेंटेनेबल कंप्लेंट्स बाय ORBIO, तो क्या मोड ऑफ डिस्पोजल रहा है, म्यूचुअल सेटलमेंट मोड ऑफ डिस्पोजल का 57% हो रहा है, 57.07% हो रहा है, एक मेजर नंबर है, राइट। म्यूचुअल सेटलमेंट से ही रिजॉल्व कर दी गई, डिस्पोज कर दी गई कंप्लेंट, ओके। उसके बाद मेंटेनेबल कंप्लेंट्स रिजेक्टेड, काफी सारी कंप्लेंट्स को रिजेक्ट भी कर दिया, राइट, विड्रॉ भी कर ली काफी सारे लोगों ने। और डिस्पोजल बाय अवार्ड का तो बहुत ही छोटा सा नंबर है, आपको मेजरली ये पता होना चाहिए कि जो मोटा मोटा नंबर है वो 57.07 का परसेंटेज है, दैट इज डिस्पोज्ड वाया म्यूचुअल सेटलमेंट, ओके। फिर आता है कंप्लेंट कन्वर्जन रेशो, ओके। ये वो रेशो होता है कि कौन सी कंप्लेंट हुई और वो एक्चुअल में कन्वर्ट हो गई, ओके। कोई कंप्लेंट हुई वो और वो एक्चुअल में कन्वर्ट हो गई। सो जितना ज्यादा ये रेशो होगा उतना प्रॉब्लमैटिक होगा बैंक के लिए। तो हम पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर देख सकते हैं, ये 23-24 का ग्रीन वाले से हाईलाइटेड है, राइट। तो ये 1.62% हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। यहाँ पे फॉरेन बैंक्स में तो ये काफी इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस फिगर, राइट। और पेमेंट बैंक के अंदर ये डिक्रीज हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये
कंप्लेंट कन्वर्जन रेशियो। अब आपसे डायरेक्टली कोई पूछ भी सकता है कि कंप्लेंट कन्वर्जन रेशियो क्या होता है, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। अगर कोई रिपोर्ट आई और आपका इंटरव्यू है, दे कैन आस्क यू कि कंप्लेंट कन्वर्जन रेशियो क्या होता है, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये सारी चीजों का आपको बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ओके, ड्यूरिंग द ईयर 82 अपील्स। अभी क्या हुआ, सबसे पहले जो कस्टमर थे वो गए बैंक के पास, बैंक ने उनकी प्रॉब्लम सही करी नहीं विद इन 30 डेज। फिर वो गए ओम्बड्समैन के पास, वहां से भी उनको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिला तो वो अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओम्बड्समैन ने मना कर दिया या वहां से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो खत्म हो गया गेम, ऐसा नहीं है। यू कैन अगेन गो टू अपीलेट अथॉरिटी। सो ड्यूरिंग द ईयर 82 अपील्स वर रिसीव्ड बाय द अपीलेट अथॉरिटी। 82 अपील्स इनको मिली है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द आरबीआई ओम्बड्समैन। जो भी आरबीआई ओम्बड्समैन ने डिसीजन किया उससे लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। ऐसे 82 लोग थे जिन्होंने फर्दर अपीलेट अथॉरिटी के पास जाके इस चीज को रेज किया है। ऑफ विच 72 अपील्स वर रिसीव फ्रॉम द कंप्लेनेंट्स एंड 10 अपील्स वर रिसीव फ्रॉम द रेगुलेटेड एंटिटी। 72 जो आई थी इसके अंदर से वो तो आपकी आई थी जो एक्चुअल कंप्लेनेंट्स थे उनकी, और 10 अपील्स जो आई थी वो रेगुलेटेड एंटिटीज के थ्रू आई थी। अभी अगर कोई, मान लो मैंने कंप्लेन करी बैंक के अगेंस्ट में, राइट, ओम्बड्समैन ने डिसीजन दे दिया मेरे फेवर में, अभी रेगुलेटेड एंटिटी भी तो हो सकता है ना कि नहीं सेटिस्फाइड हो उस डिसीजन से, तो आपका बैंक भी आपके अगेंस्ट जा सकता है, अपीलेट अथॉरिटी में चैलेंज कर सकता है कि ये जो डिसीजन लिया है ये गलत है। ओके, या फिर इसके अंदर ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था। सो दीज थिंग्स कैन ऑलवेज हैपन। जैसे हम हाई कोर्ट में हार जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो ये उसी तरह से चीजें चलती है यहाँ पे भी, राइट। सो अगर आप डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास भी जा सकते हो। नाउ CRPC witnessed a significant rise in the complaints, receiving 7,66,000 plus complaints, which was 30% higher. तो जो CRPC के पास कंप्लेंट्स आई है वो 30.10% हायर है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 30% ज्यादा कंप्लेंट्स आई है यहाँ पे। कंप्लेंट्स रिसीव्ड एट द CRPC, तो CRPC के थ्रू कैसे आ सकती है, तो ईमेल के थ्रू आ सकती है, फिजिकल लेटर के थ्रू आ सकती है, CPRGRAMs के थ्रू आ सकती है, राइट, ये प्रोग्राम एक इसके थ्रू आ सकती है। और उसके बाद क्या करेगा CRPC, क्या करेगा, या तो ऑफिस में फॉरवर्ड कर देगा ओम्बड्समैन के, या फिर CEPC पे, या फिर CRPC पे, राइट। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे क्या प्रोसेस हुई। बेसिकली CRPC सारी रिक्वेस्ट को यहाँ पे कोलेट कर लिया है और उनको आगे फॉरवर्ड कर दिया इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स जहां पे वो कंप्लेन जानी चाहिए। मोड ऑफ रिसीट ऑफ कंप्लेंट्स एट CRPC, तो यहां पे देख सकते हो आप 90% ऑफ द कंप्लेंट्स ईमेल से आई है, राइट। तो ये मेजरली ड्राइव कर रहा है कि ईमेल से सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आई है CRPC को। फिजिकल लेटर की नंबर थोड़ी गिरती चली जा रही है, राइट, और ये प्रोग्राम वाली नंबर तो अभी कांस्टेंट ही दिख रही है चार्ट में। ये पता होना चाहिए कि ईमेल से सबसे ज्यादा आई है आपकी कंप्लेंट्स इन CRPC। फिर एक कॉन्टैक्ट सेंटर भी होता है। देखो, कॉन्टैक्ट सेंटर इज नथिंग बट अ टोल फ्री नंबर फैसिलिटी, जहां पे आपको अगर कोई भी चैलेंज है, राइट, तो आप वहां पे फोन करके पूछ सकते हो कि आपकी कंप्लेन का क्या स्टेटस चल रहा है, या फिर मान लो आपको कंप्लेन आ ही नहीं रहा है करना कि कैसे करना है, या कोई भी क्वेरी है, तो आप इजीली यहाँ पे जाके इस पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। कोई भी क्लैरिफिकेशन लेना हो तो ले सकते हो। ओके, सो अब इसके अंदर बहुत सारी डिटेलिंग्स है कि कितने उनको कॉल्स आए एंड ऑल। आई डोंट थिंक आपको ये सब चीजें याद रखनी चाहिए, इससे माइंड पे फालतू का एक प्रेशर बढ़ेगा। कॉल सेंटर में कितने कॉल्स आए, मेरे को नहीं लगता कि वो कोई इंपॉर्टेंट डेटा होगा आप लोगों को याद रखने के लिए, राइट। तो आपको मेजर यहाँ पे चीजें पता होनी चाहिए रादर देन ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, ओके, रिलेटेड टू दिस रिपोर्ट। और अगर मेजर चीजों की हम बात कर लें तो क्या होगी, एक तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, राइट, कितने ऑफिसेज हैं आपके ORBIO के, कितने ऑफिसेज हैं इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट, ये अपडेटेड लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ऑफिसेज है, राइट, तो 24 है अभी। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए, अच्छा ORBIO होता क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। सो दिस इज द ओम्बड्समैन सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक सेंटर है, यहाँ पे कंप्लेंट्स आती है, उसके बाद ये अलोकेट करता है उन कंप्लेंट्स को। कुछ कंप्लेंट्स डायरेक्टली भी आती हैं ORBOI के पास में,
राइट। और कॉन्टैक्ट सेंटर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सो ये जस्ट एक हेल्पलाइन नंबर है जहां पे आप अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हो। मेजर चीजें रिपोर्ट की पता होनी चाहिए, कौन कौन सी रेगुलेटेड एंटिटीज है जो इसके अंदर कवर्ड है, राइट। फिर उसके बाद आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि पहले आप क्या करोगे, अपनी रेगुलेटेड एंटिटी है, मान लो अगर आप एक बैंक से, एक एनबीएफसी से कोई इशू फेस कर रहे हो तो पहले आप वहां रेज करोगे rather than directly raising it to the ombudsman, right? That's not permissible। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपकी वो नॉन मेंटेनेबल के अंदर एप्लीकेशन चली जाती है। हमने यहाँ पे बाइफर्केशन भी देखा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द कंप्लेंट्स आई है वो कहाँ पे आई है, सीआरपीसी पे आई है, ओआरबीआईओ पे भी आई है, 31% आई है, ओके। और कितना इंक्रीज हुआ है वो भी हमने देखा कि 32% इंक्रीज है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। फिर हमने बात करी मोड ऑफ कंप्लेंट्स की, तो हमने यहाँ पे देखा कि ऑनलाइन कंप्लेंट ज्यादा आ रही है, मेट्रो से ज्यादा आ रही है, राइट। 88.77% कहाँ से आई है, डिजिटल मोड से आई है। तो अब डिजिटल मोड्स का मतलब दोनों हो गया, या तो पोर्टल के थ्रू आई है, सो ये क्या हो जाएगा, पोर्टल प्लस योर ईमेल, राइट। ये दोनों हो गया, इन दोनों का आप टोटल करोगे तो ये नंबर मैच हो जाएगा आपका इन दोनों फिगर्स को, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा कि अच्छा इंडिविजुअल से जो कंप्लेंट्स आ रही है वो सबसे ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज। 87.27 कंप्लेंट्स तो 80% तो इंडिविजुअल्स ही ड्राइव कर रहे हैं, ओके। फिर हमने शेयर की बात करी तो वहां देखा पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे ज्यादा टॉप कर रहा है इसके अंदर, फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फिर बाकी के बैंक थोड़े कम है, और एनबीएफसी के अंदर भी एक अच्छा खासा शेयर है 14.5% का। एज अ होल जो बैंक्स हैं वो 82.28% ही यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लेके आ रहे हैं। आगे चलते हैं, फिर पता चला अच्छा कैटेगरीज भी तो होती है। अभी कंप्लेन आई है तो किस चीज की वजह से आई है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं बैंक में, लोन्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, सेविंग अकाउंट है, आरडी अकाउंट है, एफडी अकाउंट है, राइट। अच्छा इंश्योरेंस भी टाई अप है बैंक के इंश्योरेंस कंपनी से, वो भी वो लोग दे रहे हैं, उसको बैंक इंश्योरेंस बोलते हैं, हमने देखा भी था लाइव क्लासेस के अंदर। बहुत सारी सर्विसेज है, राइट, मोबाइल बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, जमाने भर की चीजें हैं। उसके अंदर से आपको किससे दिक्कत ज्यादा आ रही है, तो यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर पता चला कि लोन्स एंड एडवांसेस ही 29% से ऊपर का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग से, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से भी 19.5% क्लोज का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और अकाउंट ऑपरेशन और ओपनिंग ऑफ डिपॉजिट अकाउंट से भी यहाँ पे 15.77% कंप्लेन देखी गई है। ये सारे नंबर आपको याद करने की नीड नहीं है, ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। अच्छा लोन्स एंड एडवांसेस से सबसे ज्यादा है, उसका आपको परसेंटेज पता होगा तो दैट विल बी फाइन, राइट। उसके बाद डिस्पोजल रेट जो हमने देखा वो काफी बढ़िया था, 95.10% का यहाँ पे डिस्पोजल रेट था जो हमने देखा, राइट। यहाँ पे आप चार्ट्स भी पढ़ सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है ना रिपोर्ट को पढ़ने का, एक तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसके या तो समरी नोट्स पढ़ लो, राइट। जैसे अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करवा रहा हूँ मेजर हाइलाइट्स, तो आप इस वीडियो से कवर कर सकते हो, या फिर उसके ऊपर एमसीक्यू कर सकते हो। तो अभी हम एमसीक्यू भी करने वाले हैं, कुछ एमसीक्यूज इस रिपोर्ट से रिलेटेड डेफिनेटली अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, और आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मुझे आपका ओपिनियन डेफिनेटली बताते जाना जैसे जैसे मैं सॉल्व करवाते जा रहा हूं आपको एमसीक्यूज, ओके। और एक और बेटर वे है कि आप उसके चार्ट्स देख लो, चार्ट्स थोड़े क्या होते हैं ना एंगेजिंग हो जाते हैं, तो जो रिपोर्ट के अंदर चार्ट्स हैं उन मेजर चार्ट्स को भी आप देख लोगे, उससे आपको डायरेक्टली ट्रेंड पता चल जाएगा। जैसे हमने इंडिविजुअल का चार्ट देखा, यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि अच्छा डिस्पोजल रेट इतनी कंप्लेन आई, इतनी तो उसमें से रिजॉल्व हो गई, मतलब 95% प्लस का डिस्पोजल रेट है यहाँ पे, राइट। ये इस तरह के चार्ट्स देख सकते हो। मेंटेनेबल कंप्लेन क्या होता है, नॉन मेंटेनेबल कंप्लेन क्या होता है। नॉन मेंटेनेबल का ड्राइवर क्या है, फर्स्ट रिसोर्ट कंप्लेन, डायरेक्टली ही ओम्बड्समैन के पास चले गए, सीधा प्रिंसिपल के पास चले गए, क्लास टीचर के पास गए ही नहीं, राइट। ये ट्रेंड पता होना चाहिए, उस वजह से आपकी कंप्लेन ही नॉन मेंटेनेबल हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा अच्छा म्यूचुअल सेटलमेंट या एग्रीमेंट से मोर देन मेजॉरिटी कंप्लेंट तो वहीं से डिस्पोज हो जा रही है, म्यूचुअली एग्री करके सेटल करके, राइट। तो ये सारे ब्रॉड ट्रेंड्स हमने देखे। हमने उसके बाद कंप्लेंट कन्वर्जन रेशियो की भी बात करी कि कितना कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे इनटू कंप्लेंट, तो ये जितना ज्यादा नंबर होगा उतना इशू क्रिएट करेगा। फिर हमने देखा कि अच्छा जरूरी नहीं कि ओम्बड्समैन ही सब कुछ सॉल्व कर दे, या हो सकता है उन्होंने डिसीजन दिया पर आप सेटिस्फाइड ही नहीं हो उनके डिसीजन से, तो आपने प्रेफर किया कि मैं इस डिसीजन के अगेंस्ट
अपील लेना चाहता हूं तो यू कैन गो टू अपीलेट अथॉरिटी एज वेल। ऐसी 82 अपील्स आई, जिसमें से 72 अपील्स तो कंप्लेनेंट्स की थी और 10 अपील तो रेगुलेटेड एंटिटीज की थी कि यार ये गलत हो गया हमारे साथ, हमको आगे अपील के अंदर जाना है। ओके, ये ब्रॉड ट्रेंड्स हमने देखे यहाँ पे, और हमने देखा जो CRPC के अंदर सिग्निफिकेंट राइज आया कंप्लेन का 30%, 30.10% ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ओके, इसमें भी हमने देखा कि अच्छा ईमेल से सबसे ज्यादा प्रेफर्ड मेथड है, जो CRPC को भेज रहे हैं वो सब ईमेल प्रेफर करते हैं। उसके अलावा आप फिजिकल लेटर भी भेज सकते हो, और CP ग्राम्स प्रोग्राम भी बना हुआ है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। फिर हमने बात करी कॉन्टैक्ट सेंटर की, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, कंप्लेन का स्टेटस जानना है, you can call on this number to get the status of your complaint, or if you need any kind of help regarding the how to lodge your complaint or anything else, you can call on this contact center, right? यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेंटर की जर्नी भी है, एज फार एज कॉन्टैक्ट सेंटर के अंदर क्या क्या ग्रोथ आई, कैसे कैसे ग्रोथ आई, वो गिवन है। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ ये चंडीगढ़ में सेटअप हुआ था, राइट, नवंबर 2021 का। फिर उसके बाद इसके अंदर लैंग्वेजेस भी जोड़ी गई, जैसे पंजाबी लैंग्वेज जोड़ी गई, राइट, आसामी लैंग्वेज जोड़ी गई, ताकि लोगों को इश्यू नहीं आए, राइट, क्योंकि कॉल वही करेगा जिसको या तो प्रोसेस नहीं पता है, या फिर जो ऑलरेडी प्रॉब्लम के अंदर है, कुछ से फॉर एग्जांपल कंप्लेन का स्टेटस नहीं पता चल रहा, या फिर कोई और कंप्लेन से रिलेटेड क्वेरी है, कुछ एड ऑन है, तो वो अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए। ये सब चीज़ें भी यहाँ पे पूरी टाइमलाइन दी गई है कि कॉन्टैक्ट सेंटर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है, राइट, इस रिपोर्ट का, इस स्कीम का, उसका कैसे इवोल्यूशन हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिर टाइम का एक्सटेंशन भी किया गया था यहाँ पे, और एडिशनल CCs भी खोले गए थे भुवनेश्वर एंड कोची पे, राइट, और उसके बाद टाइम एक्सटेंशन की भी यहाँ पे बात करी गई थी। ओके, फॉर द हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में। ओके, अभी हम कुछ यहाँ पे MCQ सॉल्व करते हैं इस रिपोर्ट से रिलेटेड, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या ओपिनियन है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज हाउ मेनी ऑफिसेस ऑफ द RBI ओम्बड्समैन आर देयर इन इंडिया। उसको हम क्या बोलते हैं, ORBIO, राइट, ऑफिस ऑफ RBI's ओम्बड्समैन। सो कितने इंडिया के अंदर ऑफिसेस हैं आपके हिसाब से, 12, 24, 32, 20 और 18? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने ऑफिसेस हैं RBI ओम्बड्समैन के अभी तक इंडिया के अंदर। यहां इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राइट, 24। ये हमने चालू करा था लेक्चर, तभी समझा था कि कितने ऑफिसेस अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे इंडिया के अंदर है। अच्छा, कौन सा डिपार्टमेंट, विच डिपार्टमेंट ऑफ द RBI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओम्बड्समैन स्कीम। ओम्बड्समैन स्कीम के लिए RBI का कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है? इज इट डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, या फिर कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और पेमेंट सिस्टम डिपार्टमेंट? कौन सा डिपार्टमेंट इसके अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओम्बड्समैन स्कीम? प्लीज लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों को क्या लगता है कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर इसका यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन बी, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, राइट। अच्छा, जो रिपोर्ट है उसके फेस पे लिखा हुआ है, उसके फेस पे लिखा हुआ है कि कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। What is the primary purpose of Reserve Bank of India's integrated ombudsman scheme? इसका primary purpose क्या था? Was it to regulate the banking transaction or provide a cost-free grievance redress mechanism, or to monitor the banking activities, to promote the financial literacy among rural customers, or to issue guidelines for loan repayment policy? ये तो बहुत ही सॉर्टेड है, राइट। इसका आंसर तो सबको आ जाना चाहिए कि इसका प्राइमरी पर्पस क्या है। तो ग्रीवियंस रेड्रेसल इसका प्राइमरी पर्पस है, दैट टू एट कॉस्ट फ्री, विद अ कॉस्ट फ्री ऑब्जेक्टिव। पैसा नहीं लेना चाहिए, राइट, किसी से, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी कंप्लेन करवा रहा है, उसके अंदर तो कोई चार्ज लेने का बनता ही नहीं है। तो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि कॉस्ट फ्री हम तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे जो भी आप फेस कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग। सो बी इज द
करेक्ट चॉइस हियर. नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ कंप्लेंट्स इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 वर लॉन्च्ड थ्रू डिजिटल मोड्स. डिजिटल मोड के थ्रू कितनी कंप्लेंट्स आई थी, कितना परसेंटेज आया था. रिलेटिव टर्म्स आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज कंपेयर टू एब्सोल्यूट टर्म्स, राइट. 9 लाख, 8 लाख, 7 लाख, ये सब एब्सोल्यूट टर्म्स है. रिलेटिव टर्म कितना परसेंटेज है, राइट. ईयर ऑन ईयर कितना मोमेंट आ रहा है, कितने परसेंटेज से बढ़ गई है एप्लीकेशन, कितना परसेंटेज उसका डिजिटल मोड्स के थ्रू आ रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कंपेयर टू नंबर्स. परसेंटेजेस आर इजी टू रिमेंबर प्लस इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव एज वेल, राइट. तो ये ब्रॉड ट्रेंड्स आपको पता होना चाहिए. सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इसका क्या आंसर होना चाहिए, कितना परसेंटेज ड्राइव कर रहा था डिजिटल मोड से. एंड आई होप ये वाला आंसर सबको आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हमने टोटल किया था कि पोर्टल से कितनी आई और ईमेल से कितनी आई, ऐसे करके समझा था, राइट. रिपोर्ट के अंदर कि पोर्टल से कितनी एप्लीकेशन आई प्लस ईमेल्स के थ्रू कितनी एप्लीकेशन आई, उसको हमने बोला था कि डिजिटल मोड में हो रहा है. और इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी 88.77%. यहां तो नंबर्स भी दोनों सेम है यार, रिपीट हो रहे हैं, राइट. तो ये तो याद हो जाना चाहिए अब तक. 88.77% का टोटल आया था, हमने चार्ट में टोटल भी करके देखा था, राइट. विच कैटेगरी had the highest number of complaints under the RBI ISO in financial year 23-24. कौन सी कैटेगरी का सबसे हाईएस्ट नंबर था. अब कैटेगरी बैंक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें से कौन सी कैटेगरी ने सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आई थी. वॉज इट क्रेडिट कार्ड या फिर एटीएम ट्रांजेक्शन्स की प्रॉब्लम्स, लोन्स एंड एडवांसेस, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या फिर अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन. तो जब हम चार्ट पढ़ रहे होते हैं रिपोर्ट को पूरा पढ़ने का आपको नीड नहीं है. आप समरी वीडियो देख सकते हो उस पर, कोई भी, जैसे मैं अभी ये वाला वीडियो शूट कर रहा हूं, आप इसको देख सकते हो. और मेजर जो चार्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे वीडियो में दिख जाएंगे, रिपोर्ट खोलोगे तो उसमें भी दिख जाएंगे, वो चार्ट्स देख सकते हो. उस चार्ट के अंदर क्लियरली आपको दिखेगा कि सबसे टॉप यहाँ पे कैटेगरी ने किया है लोन्स एंड एडवांसेस वाली, राइट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स किस में आई है, लोन्स एंड एडवांसेस रिलेटेड कैटेगरी के अंदर आई है. उसके बाद मोबाइल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, फिर उसके बाद ऑपरेटिव अकाउंट और ओपनिंग न्यू अकाउंट्स, वो सब चीजों की कंप्लेंट्स है, राइट. तो टॉप 3 कौन सी है, सबसे पहले लोन्स एंड एडवांसेस, फिर उसके बाद आपका मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, और थर्ड पे आपका डिपॉजिट अकाउंट रिलेटेड ओपनिंग के चैलेंजेस हो गए और ऑपरेट करने के चैलेंजेस हो गए, राइट. What was the complaint disposal rate at the RBI Ombudsman office? Disposal rate कितना था, कितनी कंप्लेंट RBI Ombudsman ने यहाँ पे डिस्पोज करी है एज पर द डेटा ऑफ 23-24. सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या इसका सही आंसर होना चाहिए, कितना डिस्पोजल रेट रहा है. अबाउ 90% रहा है, सबको पता है, राइट. क्या उसका परसेंटेज था, उसका परसेंटेज यहां पे था 95.10% का डिस्पोजल रेट, जो हमने रिपोर्ट के अंदर भी देखा था. अच्छा, विच फाइनेंशियल एंटिटीज आर कवर्ड अंडर द RBI ISO 2021. तो जो RBI का इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम आया था 2021 के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर भी लिखा है कि कौन कौन सी रेगुलेटेड एंटिटीज उसके अंदर कवर्ड है. सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की कौन सी रेगुलेटेड एंटिटीज उसके अंदर, फाइनेंशियल एंटिटीज या रेगुलेटेड एंटिटीज भी बोल सकते हो आप उनको, वो कवर्ड है. क्या सिर्फ कमर्शियल बैंक्स कवर्ड है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स या NBFC कवर्ड है, या फिर बैंक्स हो गए, NBFCs हो गए, PSPs हो गए, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, और CICs हो गई, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, सब कवर्ड है. बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स हैं, ओनली पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है. सो ये स्कीम किससे रिलेटेड थी, इसके अंदर रेगुलेटेड एंटिटीज कौन कौन सी कवर्ड है, तो सारी की सारी कवर्ड है. ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस हियर. बैंक, NBFC, PSPs, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ये सब कवर्ड है. व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट्स. जो कंप्लेंट नॉन मेंटेनेबल थी यार, मेंटेनेबल ही नहीं थी, उसको तो वैसे ही हटा दो. उसका ड्राइविंग फैक्टर क्या था, उसका ड्राइवर क्या था, कौन सी कंप्लेन
ऐसी फाइल की गई थी जो नॉन मेंटेनेबल थी और हाईएस्ट नंबर्स आ रहे थे उसके, राइट। कुछ 29% कुछ नंबर आ रहा था उसका, आपको याद हो तो। डायरेक्टली फाइल कर दी गई, राइट। डायरेक्टली फाइल कर दी गई, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट रिसॉर्ट कंप्लेंट्स बोलते हैं, राइट। तो काफी सारे लोगों ने चैनल क्रॉस किया, बैंक के पास जाने की जगह सीधा का सीधा ओम्बड्समैन के पास चले गए, तो वो नॉन मेंटेनेबल कंप्लेन में आ गई। और हमने देखा था 29.58% था ऐसा जो कि फर्स्ट रिसॉर्ट कंप्लेन के अंदर आ रहा था। टोटल कंप्लेंट्स का 29.58% तो यहाँ पे नॉन मेंटेनेबल हो रहा था इस रीजन की वजह से, राइट। टोटल नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट्स का 29.58%। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी तरह से इन रिपोर्ट्स को पढ़ना चाहिए हमको समराइज मैनर में, की पॉइंट्स कवर करते हुए, उनके एमसीक्यूज सॉल्व करते हुए और चार्ट फॉर्मेट में पढ़ते हुए। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं किसी और वीडियो में।